Good morning everybody. So रिवीजन क्लास में चौथा चैप्टर का आज हम लोग रिवीजन करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अमलगमेशन अकाउंटिंग. ठीक है, तो अमलगमेशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दो कंपनीज मिल करके एक कंपनी बनेगी, या फिर एक कंपनी दूसरा कंपनी को अक्वायर कर लेगी तो भी दोनों मिल गए. फोर्सफुल एक्विजिशन हो या फ्रेंडली एक्विजिशन हो, मिलना हो या खरीद लेना हो, दोनों ही अमलगमेशन कहलाता है. अगर ए बी दो कंपनियां मिलके एक नई कंपनी बनती है सी, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, इट्स एन अमलगमेशन. अगर ए ने बी को अक्वायर कर लिया, वेरी गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल्सो एन अमलगमेशन. नाउ ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि ए और बी मिलके सी बना या ए ने बी को अक्वायर किया. ये जरूरी नहीं है जानना कि कौन सा अमलगमेशन है कौन सा अमलगमेशन नहीं है, क्योंकि दोनों ही अमलगमेशन है. और ये जो मैंने बोला ए बी मिलके सी बना, ए ने बी को अक्वायर किया, एज 14 में अमलगमेशन दो तरह का होता है, मर्जर और परचेज. ए और बी मिलके सी बना, नाम देखने से लगता है कि मर्जर है, ए और बी मिला सी बना, लेकिन ये सच नहीं है. ए और बी मिलके सी बने और ये गारंटी हो जाए कि वो मर्जर वाला अमलगमेशन है, ये सच नहीं है. ए ने बी को अक्वायर कर लिया, खरीद लिया, तो लोगों को लगता है कि ये परचेज वाला अमलगमेशन है, ये सच नहीं है. जब ए बी को अक्वायर करता है तो वो मर्जर वाला अमलगमेशन हो सकता है. जब ए बी मिलके सी बने, वो परचेज वाला अमलगमेशन भी हो सकता है. क्योंकि ये कोई बात ही नहीं है कि कौन सा अमलगमेशन मर्जर है कौन सा अमलगमेशन परचेज है. वो इन सब बातों से डिसाइडेड होता ही नहीं. ये सब बेकार बातें हैं जो मैंने अभी की, फॉर द सेक ऑफ डिसाइडिंग वेदर एन अमलगमेशन इज अ मर्जर और अ परचेज. बिफोर आई गो इन टू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द गेम कि व्हाट इज मर्जर एंड व्हाट इज परचेज, हमको यह बताना है कि मर्जर का अकाउंटिंग प्रोसेस और परचेज का अकाउंटिंग प्रोसेस सिग्निफिकेंटली अलग है. सिग्निफिकेंटली मर्जर में जब अकाउंटिंग होती है तो जो अक्वायरर होता है, जो परचेजिंग कंपनी होती है, जो वेंडर के एसेट लायबिलिटी को अपने बैलेंस शीट में लिखता है, वो वेंडर कंपनी के बैलेंस शीट में जो एसेट लायबिलिटी जिस दाम पे लिखा रहता है उसी दाम पे लिख लेता है, अमाउंट को चेंज नहीं करता है मर्जर वाले केसेस में. लेकिन परचेज वाले अमलगमेशंस में वेंडर कंपनी की जितनी भी एसेट लायबिलिटी परचेजिंग कंपनी रिकॉर्ड करता है, पहले एक्सपर्ट को बुलवा करके उन सारे एसेट लायबिलिटी का फेयर वैल्यूएशन कराता है और उन्हीं फेयर वैल्यूएशंस पे ही एसेट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करता है. तो क्योंकि मर्जर के केस में वेंडर की एसेट लायबिलिटी का अमाउंट परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट में बदलता नहीं है, सेम रहता है, और परचेज के केस में वेंडर कंपनी की एसेट लायबिलिटी के अमाउंट परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट में जाते वक्त बदल जाते हैं, सिग्निफिकेंटली बदल जाते हैं. इसलिए यह पहचानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सा अमलगमेशन मर्जर वाला है और कौन सा परचेज वाला है, क्योंकि दोनों का अकाउंटिंग प्रोसेस मैंने बताया सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है. वो क्या डिफरेंट है, वो कैसे प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, वो हम तुमको आज बताएंगे, अभी बताएंगे. बट हाउ टू डिसाइड कि विच अमलगमेशन इज मर्जर, विच इज परचेज, इसके लिए इंस्टीट्यूट ने परचेज को डिफाइन ही नहीं किया. बोला मर्जर समझ लो,
दूसरा वाला परचेज है। माने हम मर्जर डिफाइन करेंगे, इफ एन अमलगमेशन इज नॉट ए मर्जर वाला अमलगमेशन, टेक इट, ये परचेज वाला अमलगमेशन है। लेकिन अमलगमेशन जब भी होगा ये दो तरीके से ही होगा कि ए और बी मिलेगा, सी बनेगा, या ए बी को अक्वायर कर लेगा। लेकिन फोटो से मत समझना कि कौन मर्जर है कौन परचेज है। इस केस में सी वो कंपनी है जिसके पास ए और बी दोनों का एसेट लायबिलिटी घुस गया है। इस केस में ए वो कंपनी है जिसके पास दोनों का एसेट लायबिलिटी घुस गया है, क्योंकि ए का पहले से था, बी का घुस गया। तो दोनों एसेट लायबिलिटी एक जगह पर यहां भी है और यहां भी है, मिलना यहां भी है, यहां भी है। मिले ए और बी ही हैं, नाम अपना दे दिए सी। यहां भी ए और बी ही मिला है, नाम ए। नहीं समझे? दोनों अमलगमेशन है, दोनों में फोटो से माने डायग्राम देख के डिसाइड नहीं करने का कि ये मर्जर है ये परचेज है। बच्चों की सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि ए और बी मिला, सी बना, मर्जर हो गया। ए ने बी को अक्वायर किया, खरीदा, परचेज हो गया। नो, गलत है ये। तो सर सही क्या है? सही है 5 कंडीशन। अगर 5 कंडीशन फुलफिल हुआ तो ये अमलगमेशन भी मर्जर होगा और ये भी मर्जर होगा। 5 में से एक भी फेल हुआ तो ये अमलगमेशन भी परचेज होगा, ये भी परचेज होगा। फोटो से, लास्ट बार बोल रहा हूं, कुछ भी डिसाइड नहीं होता है ना। वो 5 कंडीशन क्या है? एक, वेंडर कंपनी की सारी एसेट लायबिलिटी, सारी मीन्स सारी एसेट लायबिलिटी परचेजिंग कंपनी एक्वायर करेगा। 2, वेंडर कंपनी के कम से कम 90% शेयर होल्डर लोग स्कीम ऑफ अमलगमेशन को अप्रूव करेंगे, हां में सर हिलाएंगे। जब मीटिंग होगा शेयर होल्डर लोगों का और उनसे पूछा जाएगा डू यू अप्रूव अमलगमेशन, तो वो लोग हाथ उठाएंगे, कम से कम 90% शेयर होल्डर्स। अगर वोटिंग बाय रेज ऑफ हैंड्स नहीं है, वोटिंग बाय बैलेट है, तो 90% लोग बैलेट में वोट देंगे कि हां हमको अमलगमेशन चाहिए। तो एटलीस्ट 90% पीपल शुड बी रेडी। थर्ड, वेंडर कंपनी के जो लोग अग्री किए कि हां हम अमलगमेशन चाहते हैं, उनको अपने शेयर्स के बदले परचेजिंग कंपनी शेयर ही देगी और कुछ नहीं दे पाएगी। फ्रैक्शनल पेमेंट, 1-2-10 रुपया कैश में देना पड़े वो अलग बात है। फ्रैक्शनल पेमेंट का पेमेंट खाली कैश में होगा। फ्रैक्शनल पेमेंट कैसे आता है कि मान लो किसी के पास 400 शेयर था और वो बी का शेयर होल्डर है। बी ने ए को खरीद लिया, माने ए ने बी को खरीद लिया, तो बी के इस शेयर होल्डर को बोला गया कि तुमको तुम्हारे 400 शेयर के बदले 1 शेयर मिलेगा फॉर एवरी 7 हेल्ड। 1 मिलेगा फॉर एवरी 7 हेल्ड। अब उस बेचारे के पास 400 शेयर है बी का। अब 1 फॉर एवरी अगर 7 मिले तो 400 डिवाइडेड बाई 7 57.14 शेयर आता है। तो 57.14 शेयर ए का ए बी को दे कैसे, माने बी के इस शेयर होल्डर को दे कैसे? 57.14 शेयर तो होता नहीं है, तो 57 शेयर तो ए दे देगा, 0.14 शेयर के बदले कैश देना पड़ेगा। तो अगर ए के एक शेयर का दाम 100 रुपया है मार्केट में दाम, तो 0.14 शेयर का दाम 14 रुपया हुआ, तो 14 रुपया उसको कैश देना पड़ेगा। इतना सा कैश अलाउड है। अगर आप सारा रुपया या इससे ज्यादा रुपया कैश में दे रहे हैं तो मर्जर का वो कंडीशन फेल हो जाएगा। मैं मर्जर की कंडीशन को रिपीट करता हूं, मैंने 3 ही बोला है, 2 और बोल रहा हूं। 1, सारा एसेट लायबिलिटी को हम लेंगे। आप लोग आधा घंटा के लिए वेंडर कंपनी बनो, मैं परचेजिंग कंपनी, बाद में दोनों परचेजिंग कंपनी बनेंगे। मैं तुम लोगों की एक बैलेंस शीट है, समझ लो ये वाली एक बड़ी सारी बैलेंस शीट है ये तुम लोगों की।
एक सेकेंड। मान लीजिए बैलेंस शीट है, तुम्हारी बैलेंस शीट है बी की। हाँ 1, मैं तुम्हारी सारी एसेट लाइबिलिटी को टेक ओवर करूंगा। सारी मीन्स सारी, ये तो माइनॉरिटी है। ऑल एसेट लाइबिलिटी लेंगे। 2, तुम्हारे 90% लोग अग्री करेंगे कि हां सुदर्शन के साथ मिलना है। 3, तुम्हारे शेयर होल्डर को हम शेयर के अलावा कुछ नहीं देंगे। मालिक विल बिकम मालिक इन माई कंपनी, मालिक्स इन योर कंपनी विल बिकम मालिक्स इन माई कंपनी। परसेंटेज होल्डिंग तुम्हारा कम बेसी हो सकता है क्योंकि तुम छोटी कंपनी हो। तुम्हारी कंपनी में तुम्हारा स्टेक 80% हो सकता है। मेरी कंपनी में जब तुम जाओगे तुम्हारा स्टेक 0.25% भी हो सकता है, क्योंकि मेरी कंपनी बहुत बड़ी भी तो हो सकती है ना, पर वैल्यू वाइज तुमको नुकसान नहीं है। तुम्हारे 80% स्टेक का मार्केट में जो दाम है, हो सकता है मेरे 0.25% का स्टेक का वैल्यू से ज्यादा हो। 4, हम तुम्हारे बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। 5, हम तुम्हारी एसेट लाइबिलिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये वही पॉइंट है जो शुरुआत में मैंने बोला था। कौन सा वाला? कि वेंडर कंपनी का एसेट लाइबिलिटी जब टेक ओवर होता है तो परचेजिंग कंपनी उसी दाम पे उन्हें लिख लेता है जो उनके बुक में रहता है। कैरिंग अमाउंट बिकम्स द रिकॉर्डिंग वैल्यू, कैरिंग अमाउंट ऑफ द वेंडर कंपनी बिकम्स द रिकॉर्डिंग वैल्यू इन द बुक्स ऑफ द परचेजिंग कंपनी। ये मर्जर का 5 कंडीशन है। अगर इस 5 कंडीशन में से एक भी कंडीशन फेल हुआ, हम उसी अमलगमेशन को जिसको 1.5 मिनट पहले मर्जर बोल रहे थे उसी को परचेज बोलने लग जाएंगे। हम तुम्हारा सारा एसेट लाइबिलिटी लेंगे, 90% लोग तुम्हारा तैयार होना चाहिए, तुमको इक्विटी के बदले इक्विटी देंगे, तुम्हारा बिजनेस चलाएंगे, तुम्हारी एसेट लाइबिलिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मर्जर का 5 कंडीशंस, एक भी फेल हुआ परचेज। मर्जर का अगर 5 का, अच्छा स्टूडेंट की लाइफ में सीए इंटरमीडिएट में मर्जर और परचेज का कंडीशन चेक करने का सम नहीं आता। कंडीशन चेक करने का सम नहीं आता। बता देता है कि ये मर्जर है, नहीं बताया तो हर सम परचेज है। परचेज के सम में नहीं बताता परचेज है, मर्जर के सम में बता देता है कि ये मर्जर है। नहीं समझे? तो नहीं बताया तो हर सम परचेज की तरह सॉल्व करना है। अब करना क्या है सर? करना मतलब सम सॉल्व कैसे करना है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? तो द आंसर स्टार्ट्स हियर कि अगर मर्जर वाला अमलगमेशन है, अगर मर्जर वाला अमलगमेशन है तो जो मेथड यूज होता है अकाउंटिंग के लिए, परचेजिंग कंपनी जिस प्रोसेस से अमलगमेशन की अकाउंटिंग करती है उस प्रोसेस का नाम है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट। पूलिंग मतलब रिसोर्सेस को पूल करना, मतलब तुम अपना टिफिन ले आओ, मैं अपना टिफिन ले आता हूं, तुम भी टिफिन ले आओ, टिफिन एक साथ रख दिए, कोई कहीं से भी खाओ। पूल करना, चलो अपने रिसोर्सेस को पूल करते, इंटरेस्ट रिसोर्सेस को बोलते हैं। हमारे और तुम्हारे रिसोर्सेस आर आवर इंटरेस्ट। तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का मतलब इंटरेस्ट को पूल करना, रिसोर्सेस को पूल करना, असेट लाइबिलिटी के अमाउंट में एकदम ठीक है, ग्रीन टी देना, असेट लाइबिलिटी के अमाउंट में बदलाव नहीं करना। दैट इज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का मेन फोकस पॉइंट है। अब इसमें प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, अच्छा पूरे अमलगमेशन में चाहे मर्जर हो चाहे परचेज हो, अमलगमेशन को मैं हमेशा बोलता हूं अमलगमेशन के 4 स्टेज, रादर 3 स्टेज, पीसी, जर्नल और बैलेंस शीट। क्या? पीसी, जर्नल और बैलेंस शीट। सर 4 क्यों बोल रहे थे, फिर हम लोग को 3 क्यों बोले? चौथा होता है नोट्स ऑन अकाउंट्स। पीसी, जर्नल, बैलेंस शीट और वो 5 नोट्स आपको बताए होंगे, लेकिन कोई भी सम में लिखवाए नहीं होंगे, या एक आध सम में लिखवा दिए होंगे तो वो आता पूछता नहीं है इंस्टीट्यूट कभी भी। पर नोट्स क्या होता है मैंने बताया है आप लोगों को, आज भी बताऊंगा।
कोई भी अमलगमेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें 3 स्टेज होता है। चौथा वाला नोट्स है, मैं अलग से बोल दूंगा। 3 स्टेज होता है, पीसी, जर्नल और बैलेंस शीट। तो मान लो मैं अभी आपको मर्जर वाला अमलगमेशन पढ़ा रहा हूं, 15 मिनट के बाद परचेज वाला अमलगमेशन का रिवीजन हम लोग करेंगे। तो सर क्या करें? सबसे पहले पीसी निकालो। पहले तो चेक कर लो मर्जर वाला अमलगमेशन है कि नहीं, वो 5 कंडीशन से। वो भी मैंने तुमको बोल दिया, चेक करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में सीए इंटर में बोल देगा मर्जर है। तो वंस यू आर कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट दैट इट इज मर्जर, देन डू एज आई से। ओके, फर्स्ट कैलकुलेट पीसी। सर ये क्या है? ये वो पैसा है जो परचेजिंग कंपनी, वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर लोगों को पे करता है, शेयर होल्डर लोगों को। और इसमें इक्विटी शेयर होल्डर भी आते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आते हैं। इन दोनों को जो पेमेंट किया जाता है उसे पीसी बोला जाता है। अब मर्जर में आपको मालूम है इनको तो शेयर ही देना है। ये मान लीजिए तुम्हारी कंपनी है, हाँ बेटा अभी तुम्हारी कंपनी है और तुम लोग अपनी कंपनियों के इक्विटी शेयर होल्डर्स हो। यू ऑल आर मालिक्स ऑफ योर कंपनी एंड यू ऑल आर गेटिंग मर्ज्ड विथ मी। आई एम द परचेजिंग कंपनी, माई नेम इज ए लिमिटेड, योर कंपनीज नेम इज बी लिमिटेड एंड यू ऑल आर द शेयर होल्डर्स ऑफ योर कंपनी। तो तुमको तो इक्विटी ही देना पड़ेगा ना मुझे। तो तुमको जो मैं इक्विटी दूंगा उसके लिए एक एक्सचेंज रेशियो रहेगा कि भाई इतना के बदले इतना शेयर, 2 के बदले 5, 20 के बदले 3, कोई इतना कुछ तो रहेगा ना। तो सर ये कैसे डिसाइड होता है कि 20 के बदले हमें 3 मिलेगा? क्यों नहीं 3 के बदले आप हमें 20 देते हैं? ये डिसाइड होता है तुम्हारी वैल्यूएशन और मेरी वैल्यूएशन पे, तुम्हारी वैल्यूएशन और मेरी वैल्यूएशन पे। अगर तुम्हारा मार्केट में एक शेयर का दाम 60 रुपया है, 60, और मेरे एक शेयर का दाम 400 है, तो तुमको 1 के बदले 1 भी कैसे दूं? 3 के बदले 20 तो भूल ही जाओ। एक के बदले 1 के भी लायक नहीं हो ना तुम। लायक में उधर तक मत चले जाना पर्सनल हो करके, लायक सिर्फ यहीं से डिसाइड करना। आज अगर रिलायंस श्रेय इंफ्रा को टेक ओवर करेगा, श्रेय का 6 रुपया दाम है, रिलायंस का 2500। ऊपर से श्रेय में प्रॉब्लम यह है कि बैंकरप्ट घोषित होने वाला है, एनसीएलटी का प्रोसीडिंग चालू होने वाला है। कल आरबीआई ने उसके बोर्ड को, ये न्यूज दे रहा हूं अमलगमेशन में घुसेड़ के, पढ़ा नहीं रहा हूं, हाँ आपको समझना है कि मैं क्या कर रहा हूं। अब कल उसके बोर्ड को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया, बोला तुम लोग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर घर जाओ, हम दे रहे हैं बोर्ड। कौन बोला ये बात? आरबीआई। आरबीआई क्यों बोलेगा किसी कंपनी को? वो एनबीएफसी है। श्रेय इंफ्रा एक एनबीएफसी है, एंड एनबीएफसी यू नो दे आर गवर्न्ड बाई आरबीआई। आरबीआई बैंकों को और एनबीएफसी दोनों को गवर्न करता है। कभी ना कभी तो तुमने सुना होगा, मेरे मुंह से नहीं तो किसी के तो मुंह से सुना होगा। तो एनबीएफसी है और थोड़ा सा प्रॉब्लम में है कंपनी। तो डीएचएफएल के बाद, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बाद, डीएचएफएल नाम सुना होगा तुमने, डीएचएफएल के बाद ये पहली एनबीएफसी है जहां पे आरबीआई ने बोर्ड को डिसमेंटल करके अपना बोर्ड ठेल दिया है। अगर उस श्रेय जिसका शेयर का दाम 8 रुपया है आज के दिन, उसको रिलायंस टेक ओवर करेगा नहीं कभी भी रिलायंस, हाँ ऐसे खाली बोलने के लिए, मेरा न्यूज देने का काम हो गया। उस 8 रुपया के शेयर को 2500 रुपया का शेयर देके हम खरीदेंगे तो हमको तो 300 शेयर चाहिए ना 1 के बदले। अरे नियर 2400 ले ले, मेरा बाप बोला नियर अबाउट 300 शेयर चाहिए ना हमको, हम तुम्हारे 300 शेयर के बदले 1 शेयर देंगे ना। तो एक्सचेंज रेशियो ऐसे डिसाइडेड होता है बेटा, और बड़ा सिंपल है। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रीमियम दैट आई वांट टू पे टू अक्वायर यू। अगर तुम में बहुत दम है, अगर तुम में
बहुत दम है और मार्केट में अभी तुम्हारा दाम कम है, पर हम जानते हैं कि तुम में दम है, तो हो सकता है मैं तुमको बेहतर एक्सचेंज दे दूं। हो सकता है यहां पे जो तुमको 3 पे 20 दे रहा, 20 पे 3 दे रहा था ना, ये 20 पे 3 है, देख लो ये 20 पे 3 है। सर कैसे? तुम्हारा 20 का दाम देख लो, मेरा 3 का दाम देख लो, एक बराबर होगा। तुम्हारा 20 1200 रुपए का, मेरा 3 1200 रुपए का। सर ये कैसे निकालते हैं आप लोग 20 पे 3? कुछ नहीं करते हैं, 60/400 को सिंप्लीफाई कर देते हैं। सर 60 क्या है? वेंडर कंपनी के शेयर का दाम। 400 क्या है? परचेजिंग कंपनी के शेयर का दाम। और ये V/P क्या है? ये VIP है, वेंडर बाई परचेजिंग। सर इसमें आई कहां है? ऐसे सोया हुआ है, फालतू बात की। हाँ अब इधर आइए, V/P क्या आपको 3/20 नहीं दिखाई दिया? 20 दिए 60 और 20 का 400। इसका मतलब हुआ हम तुम्हारे 20 शेयर के बदले हम अपना 3 शेयर देंगे और तुम खुश रहेगा। अरे बाबा तुमको मालूम है कि मेरा 20 का दाम मेरे, तुम बोल रहे हो बात कि सर मेरे 20 का दाम आपके 3 के बराबर है, मेरा 20 में ग्रोथ नहीं होगा ज्यादा, आपके 3 में ग्रोथ ज्यादा होगा, हम खुश हैं। तभी तो तुमने अग्री किया ना स्कीम ऑफ अमलगमेशन को, नहीं तो तुम तो अग्री नहीं करते ना, तुम डिसेंटिंग शेयर होल्डर बन जाते। आगे तो तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर को और तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को, तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर माने जब तुम कंपनी अलग से थे, तुमने जो इक्विटी जिनको इशू किया था वो तुम्हारे इक्विटी शेयर होल्डर हो गए, तुमने जिनको प्रेफरेंस शेयर इशू किया था वो तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गए। तो हैं तो वो लोग भी आदमी ना, पैसे तो उन्होंने तुम्हारी कंपनी में लगाए हैं ना, वो हैं तो तुम्हारी कंपनी के मालिक ना। तो आज अगर तुम्हारी कंपनी को खरीदूंगा तो तुम्हारे मालिक लोग को पैसा तो देना पड़ेगा ना। हम कैश में दे, काइंड में दे, ये अलग बात है, पर पैसा तो दे के ना जी कुछ खरीदेंगे। एक चाय भी खरीदते हैं तो साला 12 रुपया देना पड़ता है, यहां तो कंपनी खरीद रहे हैं, पैसा तो देना पड़ेगा। अभी देखो उसके मन में क्वेश्चन है 12 रुपए में कहां चाय मिलता, पहले ये बताइए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि सर मान लीजिए आपने ये डिसाइड किया कि इनके शेयर होल्डर लोगों को 1300 करोड़ रुपया देंगे और इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 300 करोड़ रुपया देंगे। तो आपने बोला आप 1600 करोड़ रुपया इन लोगों को देंगे। तो ये जो 1600 करोड़ का मेजरमेंट है, क्या मेजरमेंट, आप तो नंबर ऑफ शेयर ही दे रहे हैं इन लोगों को, नंबर ही तो दे रहे हैं। अमाउंट कैसे पता किए? अमाउंट पता किए 400 से मल्टीप्लाई करके। क्या 400 से मल्टीप्लाई करके? सर आपका फेस वैल्यू तो 10 होगा। फेस वैल्यू बेकार होता है दुनिया में। फेस वैल्यू का क्या मतलब है? मुकेश अंबानी जानता ही नहीं होगा मेरी कंपनी का फेस वैल्यू क्या है। क्या मतलब फेस वैल्यू का? सब कुछ मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो हम जो ये परचेज कंसीडरेशन का मेजरमेंट करेंगे, इसमें सिर्फ 2 ही बातें याद रखेंगे। नंबर 1, वेंडर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम जो पैसा देंगे वही पीसी है। 2, और हम जो उनको पैसा देंगे चाहे कैश में दें चाहे काइंड में दें, हम उसका फेयर वैल्यू मेजर करेंगे। कैश में देने से फेयर वैल्यू मेजर करने का दरकार नहीं, कैश तो गिन लीजिए कैश है। काइंड में हम कुछ भी देंगे तो हम उसका फेयर वैल्यू मेजर करेंगे, फेयर वैल्यू पे ही पीसी निकलेगा। और मर्जर के केस में तो मेरे को काइंड में ही देना पड़ेगा, खास करके इक्विटी शेयर होल्डर को तो मेरे को काइंड में ही देना पड़ेगा, भले फ्रैक्शन का पेमेंट 2-4 रुपया कैश में दे दूं, क्योंकि इनमें तो कंडीशन है मेरे को इक्विटी शेयर होल्डर को तो इक्विटी शेयर ही देना पड़ता है, तो वो तो काइंड ही हुआ ना। फिर आया दूसरा एस्पेक्ट ऑफ द गेम कि एक बार पीसी निकल जाए तो क्या करना है? तो आंसर इज जर्नल बनाना है। सर जर्नल का क्या तरीका है? जर्नल के तरीके में जाने के पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता दूं। बिफोर डायरेक्टली गोइंग टू द जर्नल, लेट्स नो समथिंग। 1, हम मर्जर पढ़ा रहे हैं आपको, हम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड समझा रहे हैं आपको। मर्जर अमलगमेशन का नाम है
पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड उस अकाउंटिंग प्रोसेस का नाम है जिससे मर्जर वाला अमलगमेशन का अकाउंटिंग होता है। वैसे लोग मर्जर और पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट को दोनों एक ही नाम से जानते हैं, पर फिर भी मैंने बता दिया मर्जर अमलगमेशन का नाम है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट उस मेथड का नाम है जिससे अकाउंटिंग होती है मर्जर के केसेस में। क्लैरिटी है? और मर्जर तब डिसाइडेड होता है जब 5 कंडीशन फुलफिल होता है, तब पता चलता है कि कौन सा अमलगमेशन मर्जर है कौन सा नहीं है। पुरानी बातें हो गई, नया। पहला, हम वेंडर कंपनी की असेट लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अमलगमेशन में यही होता है। अमलगमेशन का रिकॉर्डिंग जर्नल का मतलब है असेट लायबिलिटी लो पीसी 2। असेट लायबिलिटी लो पीसी 2, अमलगमेशन का अकाउंटिंग इज ओवर। समझे? तो इसका कुछ बात आपको मुझे बताना है। बात स्टार्ट होता है यहां से। पीसी का बात कर लिया हम, अब अकाउंटिंग का बात कर रहे हैं, जर्नल का। एक, तुम्हारा नहीं, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं वहां थोड़ी देर के बाद जाऊंगा। ये कुछ बेस बना रहा हूं, उसके बाद वहां पे जाऊंगा। एक, तुम्हारा सारा असेट और सारा लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे। 2, हम तुम्हारे रिजर्व्स को भी रिकॉर्ड करेंगे, मर्जर की खास बात। 3, अगर तुम्हारी बैलेंस शीट में कोई फिक्टिशियस असेट है, फिक्टिशियस जिसको हम लोग असेट नहीं बोलते पर वो असेट साइड में रहता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन नॉट रिटन ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटन ऑफ। आजकल तो लोग इस तरह की फिक्टिशियस असेट को बैलेंस शीटों में जिंदा नहीं छोड़ते, क्योंकि पहला साल में राइट ऑफ कर देते। नहीं, रिजर्व से माइनस किया हो तो जिंदा है, वो राइट ऑफ कर देते, पीएल में डाल के खत्म कर देते हैं सैलरी के जैसा। पर अगर वो जिंदा है, चाहे असेट साइड में खड़ा खड़ा जिंदा है, चाहे लायबिलिटी में रिजर्व से माइनस करके प्रेजेंटेशन किया हुआ है लेकिन जिंदा है, अगर वो जिंदा है, जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को जिंदा रखना अलाउड है। किसको? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को जिंदा रखना अलाउड ही नहीं है, सेम ईयर राइट ऑफ करना पड़ता है। बट मान लो ना आपकी बैलेंस शीट में कोई फिक्टिशियस असेट जिंदा है, तो उसको हम जिंदा रखेंगे, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हम तुम्हारे असेट को रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे, रिजर्व्स को रिकॉर्ड करेंगे और फिक्टिशियस असेट को भी रिकॉर्ड करेंगे। ऑल्दो फिक्टिशियस असेट को रिकॉर्ड करने के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 साइलेंट है। मतलब एस 14 की सुनो ना तो फिक्टिशियस असेट तुम लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, मेरी सुनो तो लिखना है। समझे? तो मुझे तुम्हारी 4 चीजें लिखनी है। सारी असेट, सर तो 40 हो गई असेट तो, हाँ 40 हो गई। सारी लायबिलिटी 20 और हो गई, सारे रिजर्व 5 और हो गए, फिक्टिशियस असेट सारा मान लो 1 और हो गया। नहीं समझे? मुझे सारी चीजें लिखनी है तुम्हारी। सर हमारी ये सारी चीजें कहां हैं? हमारी बैलेंस शीट में है। गुड, वहां से मैं कॉपी कर लूंगा। इसको मैं वर्ड बोलता हूं कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट। तुम्हारी बैलेंस शीट से कॉपी करेंगे, मेरी बैलेंस शीट में लाके पेस्ट कर देंगे। सर छोड़ा क्या आपने? सिर्फ कैपिटल, सिर्फ कैपिटल छोड़ा तुम्हारा। इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस कैपिटल 2 चीज छोड़ के तुम्हारा सारा बैलेंस शीट को हम अपनी बैलेंस शीट में छाप दिए और अमाउंट भी चेंज नहीं किए। अमाउंट भी चेंज नहीं किए क्योंकि अमाउंट चेंज करना अलाउड है ही नहीं, वो तो बेसिक कंडीशन है। अच्छा, अमाउंट चेंज करना भी 2 एक्सेप्शनल केसेस में अलाउड है। अमाउंट चेंज करना 2 एक्सेप्शनल केस में अलाउड है। 1, अगर तुम्हारी अकाउंटिंग पॉलिसी को मेरी अकाउंटिंग पॉलिसी के साथ अलाइन करना हो। अलाइन करना समझते हो? मान लो तुम अलग अकाउंटिंग पॉलिसी में हो, मैं अलग अकाउंटिंग पॉलिसी में हूं कोई चीज को लेकर के, तो कंबाइंड बैलेंस शीट में तो सेम अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए ना। तो उसके लिए मुझे अगर तुम्हारी किसी एसेट लायबिलिटी को बदलना पड़े तो बदलना पड़ेगा। अदरवाइज हम कसम खाते हैं कि हम तुम्हारी एसेट लायबिलिटी का अमाउंट और व्यवहार नेचर नहीं बदलेंगे। तुम हमारे घर में सेफ हो, मालिक की तरह बिहेवियर होगा तेरा। क्लियर? दूसरा बदलाव है तुम्हारे डिबेंचर होल्डर्स।
तुम्हारे डिवेंचर्स को अगर मैं ज्यादा या कम रुपया का डिवेंचर इशू करता हूं, जो कि जनरली होता है, तो मैं डिवेंचर का अमाउंट बदलूंगा। डिवेंचर एक लायबिलिटी, आपको मालूम है, नॉन करेंट लायबिलिटी, बोरोइंग है वो। तो उस अमाउंट को अगर मुझे बदलना पड़ेगा तो बदलूंगा, अदरवाइज बच्चों बदलूंगा नहीं कुछ भी। क्लियर? अब मैंने तुम्हारा असेट लिखा, लायबिलिटी लिखा, रिजर्व्स लिखा, फिक्टिशियस असेट लिखा, और बदले में तुमको पीसी दिया, वो भी 1600 करोड़। दिया ना 1600 करोड़। अब अगर मैंने तुम्हारी असेट लायबिलिटी सब मिला के लिखी 1510 करोड़ की, सब मिला के, चारों चीज मिला के, कौन कौन? असेट, लायबिलिटी, रिजर्व्स और फिक्टिशियस असेट, और मैंने तुमको पैसा दिया 1600 करोड़, तो जो 90 करोड़ तुमको एक्स्ट्रा दिया, ये एक्स्ट्रा गुडविल मत बोलना अगर तुम मर्जर का सम बना रहे हो, बोल देना अगर तुम परचेज का सम बना रहे हो। मत बोलना गुडविल, तुम बोलना मुझे लॉस हुआ, तुम बोलना मुझे लॉस हुआ, मैंने 1600 करोड़ रुपए का पेमेंट किया बंधु, और मुझे 1510 करोड़ का माल मिला, तो मेरे को 90 करोड़ का लॉस हुआ। और लॉस भी मेरे को नहीं, हम लोगों को हुआ है, क्योंकि तुम और मैं अब अलग नहीं है। मर्जर है ना, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पूल होगा, नहीं समझे? तो 90 करोड़ रुपए का हम लोगों को लॉस हुआ। अब अगर लॉस है तो नाम क्या दें? आंसर इज लॉम, लॉस ऑन मर्जर। सर प्रॉफिट होगा तो पॉम, लॉम पॉम। सर करना क्या है बैलेंस शीट में? इसको जिंदा नहीं रखना है, बैलेंस शीट में इसको जिंदा नहीं रखना है। सर गुडविल होता तो जिंदा रहता, पर वो परचेज में होता, मर्जर में तो हो ही नहीं सकता गुडविल। तो सर क्या करें? लॉस को एडजस्ट कर दो। पहला कोशिश, ऐसे पीएल से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएल फर्स्ट चॉइस भी तेरा हो सकता है, पर तुम मेरे स्टूडेंट हो तो लास्ट चॉइस रहेगा। पहला कोशिश करो कैपिटल रिजर्व से, जनरल रिजर्व हो सकता है, पर मेरे स्टूडेंट हो तो कैपिटल रिजर्व फर्स्ट, जनरल रिजर्व सेकंड, पीएल थर्ड। लेकिन इंस्टीट्यूट ने कहीं नहीं बोला ऐसा ऑर्डर होना चाहिए। मैं ऑर्डर क्यों देता हूं सर? डिसिप्लिन रहने के लिए। नहीं, मेरा दादागिरी नहीं, तुम लोग इनडिसिप्लिन हो जाते हो ना, फिर चला तुम लोग वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिजर्व को भी एडजस्ट कर दोगे। बोले सर तो खुला दे दिए छूट, कोई भी रिजर्व एडजस्ट हो सकता है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व सबको भी एडजस्ट कर दोगे तुम, नहीं समझे? इसलिए थोड़ा सा, अब इंस्टीट्यूट ने बोला कोई भी रिजर्व एडजस्ट कर लो, हम अगर नाम दे दिए तो गुनाह थोड़ी हुआ, कुछ डिफरेंट थोड़ी है, एक रूल बन गया भाई, ठीक है। तो इन रिजर्व से लॉस को एडजस्ट कर दो। सर अगर कैपिटल रिजर्व नहीं रहा तो? सर कहां पे चाहिए कैपिटल रिजर्व जिससे आप एडजस्ट करोगे? किसकी बैलेंस शीट में चाहिए? मेरी और तुम्हारी, दोनों में से किसी की में भी रहे चलेगा। सर हमारी क्यों? क्योंकि तुम्हारे रिजर्व मेरे बन चुके हैं। सर कहां बने? ये देखो आर, वही है, तुम्हारे रिजर्व से सारे, ये तुम्हारे ALRF हैं, ये तुम्हारे ALRF हैं, मेरे ALRF के अंदर घुस चुके हैं। अब ये लोग हमारे ALRF बन चुके हैं, बोलो हाँ। तो अगर तुम्हारी बैलेंस शीट में हो, हमारी में हो, अब वो हम लोग के हो गए हैं, तो दोनों में से किसी के में हो, अब तो जुड़ गए हैं, एडजस्ट कर लो। सर नहीं है ना मेरे में ना आप में, जनरल लेजर के पास चले जाओ। सर वो भी नहीं है, पीएल के पास चले जाओ। सर वो भी नहीं है, पीएल को डेबिट कर दो। पीएल एक ऐसा रिजर्व है जो डेबिट हो करके भी जिंदा रहता है। पीएल नेगेटिव हो सकता है, आपको मालूम है, पीएल डेबिट बैलेंस बोलते हैं ना लॉसेस को, अक्यूमुलेटेड लॉसेस का दूसरा नाम है पीएल डेबिट बैलेंस। पीएल डेबिट बैलेंस भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं होगा कि तुम परेशान हो जाओगे, तुमको रिजर्व ही नहीं मिला एडजस्ट करने के लिए। ये रिजर्व हमेशा खड़ा है तुम्हारे साथ। होते ना कुछ कुछ ऐसे लोग जो मरने तब सुख दुख के साथी नहीं, दुख के मेन साथी। जैसे मेरा ये स्टाफ है अनुपम, जो अभी है यहां पर,
हम यहाँ अच्छी तो कुछ भी कर देगा ये। आइए आगे चलते हैं। सर अगर प्रॉफिट आया तो खाली इसमें डाल दो, खाली इसके अंदर। सर उसमें ऑर्डर, प्रॉफिट में क्या ऑर्डर? 90 करोड़ प्रॉफिट हो तो भी सीआर में जा सकता है, 1500 करोड़ प्रॉफिट हो तो भी कैपिटल रिजर्व में जा सकता है। नहीं समझे बात को? निकालते वक्त ना प्रॉब्लम है, बैलेंस देखना पड़ता है, डालते वक्त थोड़ी बैलेंस देखना है यार, जितना डाल दो उसमें। तो अगर प्रॉफिट हो तो सीधे कैपिटल रिजर्व में डाल दो, लॉस हो तो इस ऑर्डर में इन 3 रिजर्व से एडजस्ट कर लो। और उसके बाद जो शेयर हम लोगों ने इशू किया, तुम लोगों को, वेंडर को जो हमने शेयर इशू किया, उसका अच्छा से कैपिटल और प्रीमियम में बाइफर्केशन कर दो। क्योंकि तुमको जो 1600 करोड़ रुपया दिए हैं, बोलो दिए ना 1600 करोड़, तो 1300 करोड़ इक्विटी वालों को और 300 करोड़ प्रेफरेंस वालों को दिए हैं ना, तो उसका तो कैपिटल और प्रीमियम में डिस्टिंक्शन हो जाएगा ना। तो कैपिटल और प्रीमियम में डिस्टिंक्शन कर लो, बन गई तुम्हारी बैलेंस शीट। अमलगमेशन का अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया। एक बैलेंस शीट डाल दो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में, एक बैलेंस शीट शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में डाल दीजिए, इट्स डन। अब इसमें 3 बातें और याद रखनी है। ये सारी बातें होने के बाद 3 बातें और याद रखनी है। बात नंबर 1, म्यूचुअल सेट ऑफ। अब सर ये क्या है? ये वही जो कल हो रहा था। कल कौन से चैप्टर में हो रहा था? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हो रहा था। कर दो म्यूचुअल सेट ऑफ। अब वापस से फोटो में तो दिखाएंगे नहीं कैसे डेटर और क्रेडिटर का कैसे एडजस्टमेंट हुआ था, सेम तरीके से म्यूचुअल सेट ऑफ हो जाएगा। चाहे वो डेटर क्रेडिटर के बीच का हो, चाहे वो बीआरबीपी के बीच का हो, चाहे वो लोन गिवन लोन टेकन के बीच का हो, किसी भी नाम से आपस का आउटस्टैंडिंग कंबाइंड बैलेंस शीट में रहने का कोई औचित्य, लॉजिक, कोई औचित्य नहीं है। आपस का एसेट लायबिलिटी कैंसिल हो जाना चाहिए। एक टॉपिक और है अमलगमेशन एक्सपेंस का। अगर इस प्रोसेस में कुछ खर्चा लगा हो मेरा, जो कि लगेगा ही, क्योंकि पहले तो अप्रूवल कराना पड़ेगा, फिर कोर्ट में डालना पड़ेगा, कोर्ट अप्रूव करेगा, शेयर होल्डर लोग अप्रूव करेंगे, स्कीम ड्राफ्ट होगी, 300-400 पेज का एक बुकलेट बनेगा, लॉयर लोग जाएंगे हाई कोर्ट में लड़ने के लिए अमलगमेशन को अप्रूव कराने के लिए, क्योंकि बिना हाई कोर्ट के अप्रूवल के अब हो सकता है लोअर कोर्ट में बातें हो जाती हो, या तुम लोग और क्या क्या कंपनी लॉ में क्या क्या अथॉरिटीज हैं उनमें कहां जाकर के बात करना पड़ेगा, हमको आइडिया नहीं है। बट जहां कहीं भी जाओ पैसा तो लगेगा। जितना अमलगमेशन एक्सपेंस इनकर हुआ, मान लो 2 लाख का इनकर हुआ, इस 2 लाख को भी लॉस मान लो, वैसे ही एडजस्ट कर दो जैसे इसको किए थे 90 करोड़ को। लॉस ऑन मर्जर ही मान लो, जैसे इन तीनों के साथ एडजस्ट किए थे ना, इस लॉस को भी वहीं एडजस्ट कर दो। अगेन मैं फिर से बोलूंगा, अगेन ही फिर से होता है, अगेन बोलूंगा मैं कि इसमें भी इंस्टीट्यूट ने कोई रूल नहीं दिया है। बोला है गो एंड एडजस्ट इट अगेंस्ट रिजर्व्स। तो सर मेरा दादागिरी करना है मेरे को, तुम बोल रहे हो ये बात। सर हम लॉस ऑन मर्जर को तो जीआर से एडजस्ट करेंगे। किसको? लॉस ऑन मर्जर को। और ये जो 2 लाख का अमलगमेशन एक्सपेंस है इसको पीएल से एडजस्ट करेंगे। क्या मेरा मार्क्स कटेगा? नो, नहीं कटेगा। इंस्टीट्यूट ने नाम कुछ बताया ही नहीं है एस 14 में, नाम तो मैंने सजेस्ट कर रखा है। तो सर हमको क्या करना है? इसको जैसे एडजस्ट किए थे वैसे ही इसको भी एडजस्ट करना है। बट उतना भी बेवकूफ मत बनना कि सर इसको एडजस्ट किए थे और कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व खत्म हो गया था। नहीं समझे बात को? तो फिर इसको भी सर हमको कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट करना, आप तो बोले थे उसी से करना। अरे मेरे बाप, वो खत्म हो गया है, अब पीएल से एडजस्ट करना पड़ेगा। उतना कॉमन सेंस रखना, 18 साल की उम्र में कॉमन सेंस आ जाता है और तुम तो 25 साल के हो। सॉरी, हाँ आगे नेक्स्ट बात, ऐसे मजाक कर रहा हूं रे बाबा, किसी तरीके से तो मोटिवेटेड रखूं अपने आप को। अब आइए नेक्स्ट बातचीत। नेक्स्ट बातचीत है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन।
अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन। अगर मैंने तुमको माल बेचा, तेरे पास स्टॉक पड़ा है, तुमने मेरे को माल बेचा, तुम देखना मत कि ट्रांजैक्शन डाउनस्ट्रीम है या अपस्ट्रीम है, जो तुम कल देख रहे थे आज देखना मत कि माल होल्डिंग ने माने परचेजिंग कंपनी ने वेंडर को बेचा या वेंडर ने परचेजिंग को बेचा। नॉट रिक्वायर्ड टू सी, कुछ मत देखना। माल है, बोला हाँ है, प्रॉफिट है उसमें, बोला हाँ है। माल है बोलने से दीपिका पादुकोण का याद आ जाता है, माल है नहीं याद आया, कोकीन, चरस। आइए इधर, अभी तो शाहरुख खान का बेटा गया हुआ जेल में। यूपी का है तुम क्या? हम समझ रहे हैं तुम क्या बोलना चाहता है, ये सब बात बोलने के पहले समझ जाते हो, बट तो जस्ट पूछे तुमको तुम यूपी का है क्या। इधर आइए सर, करना क्या है? बोलने दो सर, करना क्या है? स्टॉक को गिराना है, रिजर्व्स को गिराना है। स्टॉक को गिराना है, वही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल के, जितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है स्टॉक इनटू जीपी रेशियो, नहीं समझे? उतना रुपया को रिजर्व से गिरा दो और स्टॉक से गिरा दो। सर स्टॉक से तो गिरा देंगे, रिजर्व तो बहुत सारे हैं, किससे गिराना है? अगेन वही ऑर्डर रहेगा। तो मेरा मर्जर के केस में 3 तरह के लॉसेस को एक ही तरह के रिजर्व से एडजस्ट करने मैंने बोला। 3 तरह के लॉस के नाम, लॉस ऑन मर्जर, अमलगमेशन एक्सपेंस, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन। जिन रिजर्व से एडजस्ट करने का नाम मैंने गिनाया, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L। सर एडजस्टमेंट्स हो गया, अब बैलेंस शीट बना दो। सर वैसी बैलेंस शीट जैसे कल बना रहे थे कंसोलिडेटेड वाली, एग्जैक्टली वैसी ही, बड़ी सारी दोनों बैलेंस शीट को जोड़ करके बड़ी वाली बैलेंस शीट। प्लीज असेट लाइबिलिटी के अमाउंट बदलने नहीं चाहिए, क्योंकि तुमने उसी दाम पे असेट लाइबिलिटी को लिखा है जिस दाम में वो वेंडर कंपनी की बुक्स में एग्जिस्ट करते थे। नया बैलेंस शीट बना लेने के बाद वर्टिकल फॉर्म शेड्यूल 3 में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज असेट्स लिख के, शेयर होल्डर्स फंड नॉन करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी लिख के, हेलो फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना देने के बाद 5 नोट्स बनते हैं बैलेंस शीट के नीचे। ये वो नोट्स नहीं है जो शेयर कैपिटल का नोट्स, रिजर्व्स का नोट्स, वो तो नोट्स बनते ही हैं, वो तो नोट्स ऑन अकाउंट्स है ही, जानते हो हर आइटम का नोट बनता है शेड्यूल 3 में। तो सर अमलगमेशन के चैप्टर में भी नोट्स बनाने पड़ते हैं? हाँ सर, वैसा ही नोट जैसा हम कंपनी बैलेंस शीट का चैप्टर में बनाते थे, यस, अमलगमेशन में भी बनाना पड़ता है, कंसोलिडेशन में भी बनाना पड़ता है। कंपनी बैलेंस शीट बनेगा माने नोट्स ऑन अकाउंट्स बनेगा। तो सर ये कौन से नोट्स हैं? ये अमलगमेशन स्पेसिफिक 5 ज्ञान वाले नोट हैं। ज्ञान माने थ्योरी लिखना है। सर क्या क्या? 1, कौन सी कंपनी अमलगमेट हुई, उनका नाम, उनका नेचर ऑफ बिजनेस। 2, कितनी तारीख को अमलगमेशन अकाउंटिंग हुआ। 3, कौन सा मेथड यूज हुआ अमलगमेशन के लिए। 4, परचेज कंसिडरेशन कितना था और कैसे पेमेंट हुआ। 5, लॉस प्रॉफिट कितना आया और कैसे एडजस्ट किए। अरे सिंपल है, लिखने क्या दरकार है, बुक में है, अपनी बुक में है, मैं दिखा दूंगा बुक में कहां है। ये तुम लोग को पढ़ाते वक्त पढ़ाए नहीं हम? अच्छा लिखे नहीं थे, हाँ तो मैं अभी दिखा दूंगा ना बुक में कहां पे है। अभी लिखने का क्या टाइम वेस्ट करना है, फोटो खींच लेना ना ये वाला। सर क्या क्या फिर से बोलिए, कौन कौन मिला और दोनों का धंधा क्या था। सर A and B got amalgamated. A was doing textile business, B was doing the manufacturing of car. Date of accounting सर 12 जुलाई 2020. Method use सर pooling of interest. PC सर 1600 करोड़। हेलो, PC कैसे दिए? 1300 करोड़ का इक्विटी दिए, 300 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को पेमेंट किए। लॉस प्रॉफिट कितना है सर? 90 करोड़। 90 करोड़ को एडजस्ट कैसे किए सर? कैपिटल रिजर्व से।
या कैपिटल रिजर्व से 22 करोड़, जनरल रिजर्व से 68 करोड़। नोट डाला, बैलेंस शीट बनाया, काम खत्म। मर्जर का अकाउंटिंग का प्रोसेस इज एक्सप्लेन्ड, इट इज एक्सप्लेन्ड। अब आया सर प्रॉपर जर्नल एंट्री का वो बता दीजिए, जैसे प्रॉपर फेजिंग, मतलब मान लीजिए हमको जर्नल पास करना है, जैसे आप बोले ना पीसी जर्नल बैलेंस शीट, तो वी आर एक्सप्लेन्ड, वी न्यू वेदर वी वर अर्लियर ऑल्सो नोइंग दिस, रिविजन हो गया, पर जर्नल का पूरा स्टेज बता दीजिए। ये है जर्नल एंट्री। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी, 1600 करोड़ रुपए से एंट्री होगी। ये फिक्स्ड है, ये एंट्री करना आप लोग और एक चैप्टर में सीखते हो जिसका नाम है प्री पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, क्योंकि वहां भी बिजनेस का एक्विजिशन होता है, यहां भी आज बिजनेस का एक्विजिशन ही हुआ। ठीक, फिर हम लोग लेंगे आपका असेट, आपका फिक्टिशियस असेट, आपका रिजर्व्स और आपका लायबिलिटी। 2 पीसी की जगह 2 बिजनेस परचेज लिखेंगे, बिकॉज पीसी नाम से कोई आइटम डेबिट नहीं है। जिस नाम से पीसी डेबिट है उसका नाम बिजनेस परचेज अकाउंट है, तो पीसी को क्रेडिट करेंगे इन द नेम बिजनेस परचेज। डिफरेंस यहीं पे आएगा जिसका नाम हम लॉम्पॉम देंगे। ये वही डिफरेंस है 90 करोड़ रुपया वाला, ये यही है 1600 करोड़, ये चारों वही है 1510 करोड़। कोई देख ही नहीं रहा है, ये रिपीट हो रहा है वही पुराना बात, ताकि एक बार और कॉन्फिडेंस आ जाए। इसको मैं बड़ा वाला एंट्री बोल के बोलता हूं क्लास में कि मुन्ना बड़ा वाला एंट्री मार दे, ये वो बड़ी वाली एंट्री है। जब मैं जर्नल देने के पहले पढ़ा रहा था, जब बता रहा था कि ये जर्नल से स्टार्ट किया, मैंने इसको बोला बेटा रुक जर्नल में थोड़ी देर बाद आऊंगा। जब मैं बता रहा था सारी बातें, तब मैं सिर्फ यही बता रहा था, ये मैंने कभी यूज ही नहीं किया, नाम ही यूज नहीं किया था, तब मैं यही वाली सारी बातें बता रहा था। इसमें सारी एसेट लायबिलिटी मैंने तुम्हारी बैलेंस शीट से छापी है, वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी, छापनाइज कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये फिक्टिशियस एसेट, ये रिजर्व्स हमने तुम्हारा बैलेंस शीट से छापा है ना, यही बता रहा था मैं उस वक्त। इसको आप जर्नल के शेप में डाल दिए। फिर ये बिजनेस परचेज का जो लायबिलिटी खड़ा किए थे लिक्विडेटर के नाम से, उसको पेमेंट कर देंगे। तो लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट 1600 करोड़ टू इक्विटी कैपिटल, टू प्रेफरेंस कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो भी नाम से आ जाए। फ्रैक्शनल पेमेंट में टू बैंक आ जाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश दे तो टू कैश आ जाए, जो आ जाए पेमेंट करके खत्म करो। 3 एंट्री, 3 जर्नल एंट्री अमलगमेशन का मेन फोर्टे या जर्नल एंट्रीज माना जाता है। इसके बाद 3 और काम किया जाता है, इंग्लिश में बोलिए, म्यूचुअल सेट ऑफ, क्रेडिटर्स टू डेटर्स, म्यूचुअल सेट ऑफ। रिजर्व्स डेबिट, वही रिजर्व्स टू स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन। सर स्टॉक रिजर्व नहीं बनाते हैं जैसे ब्रांच में बनाते थे, जैसे डिपार्टमेंट में बनाते थे, कोई सेंस नहीं है, ऐसे बनाने में कोई रोक नहीं है, पर कोई नहीं बनाता है, सब स्टॉक ही काट के लिखते हैं। और उसके बाद अमलगमेशन एक्सपेंस का एंट्री। अमलगमेशन एक्सपेंस के लिए हम 2 एंट्री मारते हैं, पहले एक्सपेंस पेमेंट वाला, फिर रिजर्व से एक्सपेंस को एडजस्ट करने वाला। इसका कॉम्बो एंट्री आराम से मारा जा सकता है, पर क्योंकि तुम लोग छोटे हो तो हम लोग मना करते हैं कि आप क्यों मार्क्स का रिस्क लेते हो। 2 एंट्री मार के चलो ना जी, क्या प्रॉब्लम है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर अगर हमारे बैलेंस शीट में, हमारे, ये तुम बोल रहे हो सर, हमारे बैलेंस शीट में अगर कोई स्टैट्यूटरी रिजर्व हो, स्टैट्यूटरी मतलब जिसको मैंने किसी स्टैट्यूट के थ्रू से बनाया था,
लाइक इनकम टैक्स में बनते हैं इन्वेस्टमेंट अलावेंस रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, होटल रिजर्व, शिपिंग रिजर्व, जो अजीब सा लगे नाम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व। आजकल नहीं बनते कुछ भी। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट ने इन सब चीजों का डिडक्शन देना बंद कर दिया है। इंडिया में ऐसे ही इतना फॉरेन एक्सचेंज है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्यों बनाने देगा अभी? बट अगर कोई ऐसा रिजर्व हो तो सर उन रिजर्व्स का क्या करना है? आंसर इज लिख लिए हो, बस चुप रहना है। सर हम कहां लिखे रिजर्व्स को? बोलो कहां लिखे? अभी तो लिखे, ये जर्नल में लिखे, जर्नल से बैलेंस शीट में अपने आप चला जाएगा। इस रिजर्व में तुम्हारे सारे रिजर्व्स आ गए हैं, स्टैट्यूटरी एज वेल एज नॉन स्टैट्यूटरी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएल सब आ गया है। नहीं समझे? तो सब आ गया तो रखो ना, अलग से कुछ करने की दरकार नहीं है। तो मर्जर के केसेस में वेंडर कंपनी के स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को लेके कुछ अलग से मत कर देना, क्योंकि जो करना था तुम कर चुके हो। डोंट थिंक अबाउट दैट। वो साले लोग मर्जर के समय अलग से 3 बार लिखेंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व इज 2 लाख, स्टैट्यूटरी रिजर्व इज 2 लाख। तुम बोलना यस इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड, आई नो इट इज 2 लाख, आई नो इट इज 2 लाख। बस 3 जर्नल एंट्री ऊपर में, 3 नीचे में। मर्जर का स्टोरी इज ओवर। ठीक ठाक रिवीजन हो गया। जर्नल एंट्री का ऑर्डर कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हम लोग ऐसे ही पास करते हैं तो भूलते नहीं हैं कि पहला वो 3 एंट्री फिक्स कर। जैसे ये चालू भी नहीं किया, पहले बोला बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, हम कुछ बोले भी नहीं थे, ये चालू यहीं से किया। तो ऑर्डर सेट है ना जी बच्चे के दिमाग में। क्यों बिगाड़े ऑर्डर को, जिससे साला का दिमाग का सेटिंग ही बिगड़ जाए? क्या हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं। बोला नहीं, हम तो सुबह सुबह पहले उठते ही नाश्ता करेंगे। हाँ बच्चे बेचारे, हाँ एग्जाम टाइम में बड़ा कष्ट है। सो आर वी कॉन्फिडेंट? Did we understand how the amalgamation accounting is done if the amalgamation is in the nature of merger? Rather दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो did we understand how pooling of interest method gets executed? Yes, stop, side. अब आते हैं हम लोग परचेज मेथड में। सर परचेज मेथड कहां से हो गया? परचेज तो अमलगमेशन का नाम है। आप बोले अमलगमेशन 2 तरह का होता है, एक मर्जर, एक परचेज। फिर आप बोले मर्जर में जो मेथड यूज होता है उसका नाम पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट है। तो सर परचेज में जो मेथड यूज होता है उसका नाम तो आप बोले ही नहीं, उसका नाम परचेज मेथड ही है। ओ सर आप गलत नहीं थे क्या? नहीं। इसलिए मेरा यह मानना है कि साला मर्जर का नाम भी मर्जर मेथड ही रख देते। बच्चों को झूठ मूठ का याद क्यों रखना पड़े? फालतू काम कराने का क्या मतलब था? बट यू कांट हेल्प। सर कैसे अकाउंटिंग होगा? अगेन वही 3 स्टेज। क्या क्या? पीसी, जर्नल, बैलेंस शीट। पीसी वैसे ही निकलेगा जैसे निकलता है। अमाउंट पेड टू दी, बोलो, अमाउंट पेड टू दी equity shareholders and preference shareholders of the vendor company measured at their fair values, measured at their fair। पीसी हमेशा फेयर वैल्यू पे मेजर होगा। पीसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पीसी हमेशा फेयर वैल्यू पे मेजर होगा। पीसी में सिर्फ 2 ही आदमियों का पेमेंट लेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ओके जर्नल जब बनाएंगे तो अगेन मेरे कुछ बेसिक आइडियाज हैं वो दे दूं, उसके बाद जर्नल का शेपिंग कर देंगे। 1, हम तुम्हारा सारा असेट लायबिलिटी
नहीं भी ले सकते हैं। तो जिन असेट लायबिलिटी को हम नहीं लेंगे उनको हम नहीं लिख पाएंगे। तो हम तुम्हारी सिर्फ उसी असेट लायबिलिटी को लिखेंगे जो हमने लिया है, टेक ओवर किया है। लेकिन जब हम लिखेंगे तो पहले हम एक एक्सपर्ट को बुलाएंगे। वो उन सारा असेट लायबिलिटी को जिसको हमने टेक ओवर किया है मेरे ऑफिस में बैठ के फेयर वैल्यू निकालेगा। तेरे ऑफिस में भी जा सकता है जरूरत पड़े तो, पर वो असेट लायबिलिटी का फेयर वैल्यू निकालेगा और हम उसी फेयर वैल्यू पे तुम्हारी असेट लायबिलिटी को मेरी बुक्स में लिखेंगे। अगर तुम्हारी असेट लायबिलिटी का कोई क्वेश्चन पेपर में फेयर वैल्यू दिया हुआ नहीं है पर हम उनको ले रहे हैं तो हम तुम्हारे बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू मान के रिकॉर्डिंग कर लेंगे। पर हमको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्डिंग करना है। फेयर वैल्यू नहीं मिला तो बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू मान के रिकॉर्डिंग किए, पर रिकॉर्डिंग फेयर वैल्यू पे ही किए। जब हम तुम्हारी असेट लायबिलिटी को लिखेंगे तो कसम है मेरे को कि हम इन दोनों चीज को नहीं लिखेंगे, फिक्टिशियस असेट्स और रिजर्व्स एंड सरप्लस को नहीं लिखेंगे। परचेज में इन दोनों को लिखना बैन है, कोई अलाउड नहीं है। ये दोनों लिखे नहीं जाते। अब मैं तुम्हारा असेट को डेबिट किया और लायबिलिटीज को क्रेडिट किया। ये जो असेट डेबिट और ये जो लायबिलिटी क्रेडिट है फेयर वैल्यू में, इसका टोटल कोई नेटो बोला जाता है। यही नेटो है। क्यों नेटो है? क्योंकि ये वही असेट लायबिलिटी जो मैंने लिखा है, मैंने जिनको लिखा है उसको मैंने टेक ओवर किया है। टेक ओवर किया तभी तो लिखा है। और नेट असेट और लायबिलिटी दोनों को नेट कर दिए। तो मान लो मैंने तुम्हारी असेट ली 1200 करोड़ की, लायबिलिटी लिया 110 करोड़ का, या लायबिलिटी लिया 90 भी क्या 80 करोड़ का, तो मैंने तुम्हारा नेटो लिया 1120 करोड़ का। नेटो इज 1120 करोड़। सिर्फ वही असेट है जो हमने टेक ओवर किया, फेयर वैल्यू पे है। सिर्फ वही लायबिलिटी है जिसको मैंने टेक ओवर किया, फेयर वैल्यू पे है। दोनों के डिफरेंस का नाम नेटो है। ये जब परचेज कंसीडरेशन से जाके भिड़ता है तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है। इसमें कोई लॉम्पॉम लॉस प्रॉफिट बोलने की जरूरत नहीं है। सीधा बोलो गुडविल, नहीं तो कैपिटल रिजर्व। इस क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है तो गुडविल है। कम पेमेंट करूं तो प्रॉफिट, उसका नाम कैपिटल रिजर्व दे देना और सेम एंट्री में ही खत्म कर देना गुडविल को। माने गुडविल डेबिट डायरेक्टली लाइक दिस, असेट डेबिट 1200, गुडविल डेबिट कितना 180 480, टू लायबिलिटी 80 और टू बिजनेस परचेज 1600। देख तो टोटल हो गया क्या? क्लियर? तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में, जिसका मेथड का नाम परचेज मेथड है, हम असेट लायबिलिटी सारा नहीं भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये कभी मत सोचना बेवकूफी वाला बात कि सर हम असेट लायबिलिटी कमती लेंगे और उसको पीसी पूरा देंगे। नहीं, अगर आप अगर आप कम पीसी देंगे, अगर आप कम असेट लायबिलिटी लेंगे तो आपका पीसी भी नेचुरली कम हो जाएगा। फिर वो 20 का 3 एक्सचेंज रेशियो सरवाइव नहीं करेगा। 20 का 3 तो तभी जब आपका सब कुछ मेरा। अगर आपका कुछ असेट मैं नहीं लूंगा तो आपको 20 के बदले 2 शेयर दूंगा, वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा। वो बेवकूफी वाला बात मत करना, वो नॉर्मल कहानी है। सर कर लिए, एसेट लायबिलिटी रिकॉर्ड हो गया, फिर क्या करना है? फिर 4 एक्स्ट्रा काम करना है। 3 नहीं, 4। एक तो म्यूचुअल सेट ऑफ करना है, एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट करना है, एक अमलगमेशन एक्सपेंस की अकाउंटिंग करनी है और एक स्टैट्यूटरी रिजर्व की अकाउंटिंग करनी है।
सर 3 तो उसमें भी करवाए थे आप, इसमें चौथा अकाउंटिंग का क्या सेंस है? स्टैट्यूटरी रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जिनको स्टैट्यूट ही बोलता है कि जिंदा रखना पड़ेगा से 5 साल तक। तुम्हारे पास अगर वो पिछले 3 साल से जिंदा हैं, तुम जब अब मेरे अंदर जिंदा रहोगे तो तुम्हारे रिजर्व को हम 2 साल तो जिंदा रखेंगे ना, तो उसको तो फिर लिखेंगे ना, तब ना जिंदा रहेगा। तो लिखे तो नहीं ना, नहीं लिखे ना अभी तक तो उसको अलग से लिखना पड़ेगा। कौन से रिजर्व्स को? स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को अलग से लिखना पड़ता है। बोलूं आगे? म्यूचुअल सेट ऑफ वैसे ही क्रेडिटर्स टू डेटर्स, जैसा मर्जर में पढ़े थे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को जब एलिमिनेट करेंगे ना, गुडविल डेबिट कीजिएगा। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब गुडविल डेबिट होता है तो। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कंसोलिडेशन में याद है रिजर्व सरप्लस से एडजस्ट करते थे, ब्रांच अकाउंटिंग में प्रॉफिट से एडजस्ट करते थे, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में प्रॉफिट से एडजस्ट करते थे, अमलगमेशन अकाउंटिंग में गुडविल। चिंदीगिरी है, होना नहीं चाहिए ये, इधर क्राइम है क्राइम। इंस्टीट्यूट को सुधार देना चाहिए अभी तक सब कुछ, बट क्यों 1 साल में क्यों नहीं, तुरंत क्यों नहीं? लॉजिक देते हैं वो लोग। आजा, 1 मिनट रुक जा खाली। गुडविल टू स्टॉक, अगर स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपको एलिमिनेट करना है, डेबिट में गुडविल कर दीजिएगा। क्लियर? अमलगमेशन एक्सपेंस, इसको भी गुडविल में डेबिट कर दीजिएगा। माने अमलगमेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक करके गुडविल टू अमलगमेशन एक्सपेंस कर दीजिएगा। स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है। स्टॉक का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को आप गुडविल बढ़ा रहे हो, चलो समझ में आता है, छोटा स्टॉक था आप ज्यादा पैसा दे के लिए, पर अमलगमेशन एक्सपेंस को गुडविल, ये तो एक्सपेंस खुद ही बोल रहे हो, इसको भी गुडविल बढ़ा दीजिएगा। दोनों में सॉरी लिख दीजिएगा नीचे कि वी आर अनहैप्पी टू डू दिस बट वी आर डूइंग दिस बिकॉज यू डू दिस। नहीं, बात कहानी समझ गया ना बेटा, हंसी मजाक अलग जगह पे है। उसके बाद बैलेंस शीट बना दीजिएगा शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में, वही 5 नोट्स लिख दीजिएगा। नाम, नेचर ऑफ बिजनेस, डेट ऑफ अमलगमेशन अकाउंटिंग, मेथड यूज्ड, टोटल पीसी, गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना आया। ये जो गुडविल अमलगमेशन की आती है ना, इसको 5 साल में अमोर्टाइज किया जाता है। तो सर वो थोड़ी अमलगमेशन के सम में करना है, नहीं, अमलगमेशन के बाद वाले साल में, अमलगमेशन के बाद तो आप बैलेंस शीट बना दिए, उस बैलेंस शीट में गुडविल आ गया मान लो 380 करोड़, तो आगे भी तो जिंदगी चालू रहेगी तुम्हारी, पीएल तो बनेगा ना, तो असेट तो डिप्रिशिएट होगा ना, तो गुडविल को एसएलएम में डिप्रिशिएट करना है 5 साल में। गुडविल नीड्स टू बी depreciated, word is amortized, depreciated word is used for tangible assets, amortized word is used for intangible asset, इसीलिए वर्ड है depreciation and amortization। शेड्यूल 3 में जो नाम है खर्चा का उसका है depreciation and amortization नेम है। इस गुडविल को 5 साल में amortize करना है, पर आपको अमलगमेशन के चैप्टर में जरूरी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमलगमेशन के चैप्टर में तो आपको अमलगमेशन के तुरंत बाद बैलेंस शीट बनाने बोल देता है, तो उस बैलेंस शीट में तो पूरा गुडविल 380 करोड़ का जिंदा रहेगा, आ जाएगा। पर उसके 1 साल बाद अगर बैलेंस शीट बनती तो कुछ गुडविल तो अमोर्टाइज होती ना, स्टोरी ओवर। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का अकाउंटिंग प्रोसेस इज ओवर। 1 मिनट फिर से, हाँ, अगर गुडविल और कैपिटल रिजर्व एक साथ आ रहा है तो उन दोनों को एडजस्ट कर दीजिएगा। अगर गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जैसे मान लो आप ये वाला एंट्री मारे और गुडविल आया, या ये वाला एंट्री मारे और कैपिटल रिजर्व आया, और वहां आप गुडविल को डेबिट कर रहे हो अमलगमेशन एक्सपेंस के लिए, तो उन दोनों को कैंसिल कर देना। नहीं समझे? गुडविल और या तो वहां लिखना ही मत गुडविल, जैसे यहां पे मान लो कैपिटल रिजर्व है, इधर देख,
जब आपने असेट लायबिलिटी लिखा तो कैपिटल रिजर्व आया 400 करोड़ का। अब आपका अमलगमेशन एक्सपेंस 30 करोड़ का है, तो या तो आप ऐसे एंट्री मार दो, अमलगमेशन एक्सपेंस टू बैंक 30 करोड़, कैपिटल रिजर्व टू अमलगमेशन एक्सपेंस 30 करोड़। अरे आपको तो मालूम ही है कि ऊपर में कैपिटल रिजर्व आया था, तो डायरेक्टली यही कैपिटल रिजर्व लिख दो। या फिर आपको लगता ना ना हम तो बाबा बहुत सीधे साधे आदमी, हमको तो गुडविल लिखने का स्पेलिंग अच्छा लगता है, लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, नो क्राइम, नो क्राइम, बट उसके बाद ये जरूर कर देना। तेरे पास तो इंक है, तो पेन तो है, पैसा तो दियो तुम, खाली बैठा रहता है तो उसके बाद क्या है, छोड़िए। अब जो मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से देखोगे। अब हम आपको बता रहे हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का एग्जैक्ट जर्नल एंट्री। फुल फॉर्म बोलो, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू पे, बिजनेस परचेज, बैलेंसिंग फिगर। फुल फॉर्म बोलना है, असेट डेबिट, गुडविल डेबिट टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। लॉस ऑन मर्जर नहीं है बे, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड है। ओके, ये 3 जर्नल एंट्री अमलगमेशन का फोर्टे या हार्ट होता है, ये मेन जर्नल एंट्री होता है, ठीक है। उसके बाद 4 जर्नल एंट्री, म्यूचुअल सेट ऑफ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेशन, अमलगमेशन एक्सपेंस। और स्टैट्यूटरी रिजर्व को लिखने के लिए ये नया नाम का एक डेबिट बैलेंस खड़ा करना पड़ता है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये अलग से एंट्री सिर्फ इसीलिए पास करना पड़ता है कि स्टैट्यूटरी रिजर्व को जिंदा रखना है, स्टैट्यूट ने बोला है इसलिए जिंदा रखना है, नहीं जिंदा रखेंगे तो पेनल्टी लगती है। तो एक जर्नल लिख के पेनल्टी से बच सकते हैं तो लिखना है। यह जर्नल एंट्री मर्जर में पास नहीं होता, क्यों नहीं होता? 20 मिनट पहले बोले थे, सारा रिजर्व लिख के ही साला चालू करते हैं अकाउंटिंग हम। यहां पे उनके रिजर्व लिखे नहीं थे, बोल के अलग से इसको लिखना पड़ता है। अब सरप्राइजिंग बात क्या है कि लिख तो लिए, जिंदा भी रखेंगे 2 साल, 2 साल के बाद सेम एंट्री को उल्टा कर दिया जाता है 2 साल बाद। तो 2 साल के बाद अपन को थोड़ी एक क्वेश्चन को 2 साल तक टालना पड़ेगा। अपन तो क्वेश्चन बनाए, बैलेंस शीट बनाए, बाहर आ गए, पर रियल में आपको जानना तो चाहिए ना कि क्या होगा इसका। तो 2 साल के बाद इट गेट्स रिवर्स्ड। अब सर 2 साल जब ये दोनों जिंदा रहते हैं, तो बैलेंस शीट में कहां रहते हैं? रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट्स में दोनों रहते हैं। दोनों? हां सर, दोनों, डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला दोनों। यस, एक सिंपल में, एक ब्रैकेट में, एक सिंपल में, एक ब्रैकेट में। सर ये तो डेबिट है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट, आरा, इसको आरा बोलता हूं मैं शॉर्ट में, लेकिन इसको ब्रैकेट में ही दिखाने बोलता है इंस्टीट्यूट। तो बोला रिजर्व सरप्लस का जब नोट्स बनाएंगे तो जीआर बन गया, कैपिटल रिजर्व बन गया, पीएल बन गया, वहीं स्टैट्यूटरी रिजर्व भी बन गया। ये चारों बन गए ना। फिर यहां आरा माइनस में 200। लेकिन प्लीज ये दोनों अभी जिंदा है। ये दोनों अभी
जिंदा है। सर आप तो रिजर्व सरप्लस से कैंसिल कर दिए, कुछ कैंसिल नहीं किए, प्रेजेंटेशन किए। ऐसा कोई भी लेजर खत्म जर्नल से होता है। ऐसे बैलेंस शीट में आप कोई चीज खत्म कर देंगे क्या? खत्म करने लेजर बैलेंस को जीरो करेंगे तब ना वो लेजर खत्म होगा यार। तो हम जर्नल मारे कहां है खत्म करने का? तो बहुत सारा बच्चा बोलता है ना सर आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को रिजर्व सरप्लस में डाल के खत्म कर दिया। नहीं खत्म किया, वो प्रेजेंटेशन मैंने किया है ब्रैकेट में डाल करके, ये भी बोला अभी थोड़ा देर पहले। वो जिंदा है, इसमें 5 आइटम जिंदा है। नहीं, एग्जैक्टली 2 साल बाद हम एक और एंट्री मारेंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आरा। डन। अब अगला जो टॉपिक है अमलगमेशन में, उसका नाम है अमलगमेशन विदाउट लिक्विडेशन। क्या नाम है? अमलगमेशन विदाउट लिक्विडेशन। बहुत ही चीप स्टोरी है, पर स्टोरी तो है और एग्जाम में आ भी सकता है। जिस तरह से पिछली बार अलग ही टाइप के क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट किए गए, मैंने बताया ना कंसोलिडेशन में वो वाला सम, पीएल वाला सम आया, अलग ही टाइप के क्वेश्चंस बने, तो ये भी बन सकता है। प्रॉब्लम क्या है सर, करना क्या है अमलगमेशन विदाउट लिक्विडेशन में? मैं आपको पहले बेसिक समझा दूं। ये जो परचेजिंग कंपनी है ना, यानी हम ए लिमिटेड, ये तो सब कुछ वही करेगी जो इसने किया है, क्योंकि अमलगमेशन तो हो ही रहा है, विदाउट लिक्विडेशन है तो अमलगमेशन तो है ही। तो ये तो सूता भर भी डिफरेंट नहीं करेगी। कौन? परचेजिंग कंपनी। पीसी निकालना, जर्नल करना, बैलेंस शीट बनाना, नोट्स बनाना, ये तो सब कुछ करेगा। सर बी को क्या करना है? बी अपना असेट लायबिलिटी तो दे देगा और बदले में जो पीसी मिलेगा ना वो रख लेगा। बी अपने पीसी को शेयर होल्डर लोगों को नहीं बांटेगा। सर शेयर होल्डर लोगों के तो लिया था ना, तो शेयर होल्डर लोगों से अप्रूव करा लिए ना कि तुम लोग के लिए जो पीसी लिए हैं ना वो हम कंपनी में ही रख रहे हैं एज एन एसेट। तुम्हारे डीमैट अकाउंट में हम शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे। ए से जो असेट आएगा ना, शेयर आएगा ना 1300 करोड़ का और 300 करोड़ का, वो तुम लोग के डीमैट में ट्रांसफर नहीं होगा, तुम्हारी कंपनी के डीमैट में पड़ा रहेगा। बेनिफिट है, एग्जाम में मार्क्स आता है। इसके पहले बोल दिए थे कि चीप स्टोरी है, तो पूछना थोड़ी चाहिए चीप स्टोरी का क्या बेनिफिट है। सर अकाउंटिंग कैसे करेंगे? ए लिमिटेड का तो आप बोल दिए फुल फ्लेजेड सेम अकाउंटिंग होगा। बी कैसे अकाउंटिंग करेगा? बी को कुछ नहीं करना, इंट्रिंसिक वैल्यू बाद में ला रहे हैं, अभी ये लाए नहीं है। बी को क्या करना है? एक जर्नल एंट्री मारना है, सिर्फ एक कि जितना माल मिला ना 1600 करोड़ उसको डेबिट कर देगा। नाम देखो, इन्वेस्टमेंट, 1600 करोड़ रुपए का शेयर मिला है ना, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दिया। लायबिलिटी को डेबिट कर देगा, असेट को क्रेडिट कर देगा। लायबिलिटी उड़ गया, असेट भी उड़ गया, कैपिटल और रिजर्व जिंदा है। कंपनियां हैं तो कैपिटल और रिजर्व तो जिंदा रहेगा ही, कंपनियां हैं तो कैपिटल और रिजर्व तो जिंदा रहता ही है। असेट लायबिलिटी को उड़ा दिया, जो भी डिफरेंस आया उसको प्रॉफिट और लॉस मान करके, क्योंकि डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आया प्रॉफिट और लॉस मान के कैपिटल रिजर्व में एडजस्ट कर देंगे। जो भी प्रॉफिट लॉस आया एडजस्ट इट अगेंस्ट कैपिटल रिजर्व्स। सर इसमें वेंडर कंपनी फिर अलाइव है? यस। बैलेंस शीट बनेगा? यस। असेट साइड में एक ही असेट रहेगा,
लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, स्टॉक, डेटर, कैश, BR चला गया उसके पास। इसके पास नहीं है, इसके पास खाली इन्वेस्टमेंट है। तो सर एक ऐसी कंपनी जिसके पास असेट साइड में खाली इन्वेस्टमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? उसको इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं। उसको इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं। इसका काम ही इन्वेस्टमेंट है। अब दैट बिकम्स इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज। बाद में इसको ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज कराना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज जानते हो क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज कंपनी लॉ सुने हो ना? उसको चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रिवीजन करने आ रहे हैं, मतलब हम लोग बाकी सब कुछ पढ़ के आए हैं। मतलब ये हुआ अमलगमेशन विदाउट लिक्विडेशन। अच्छा सर, अमलगमेशन विथ लिक्विडेशन जो आप पहले पढ़ा रहे थे, तो उसमें वेंडर कंपनी तो लिक्विडेट हो जाता है नॉर्मल। तो सर वेंडर कंपनी का बुक्स में फिर क्या करते हैं? उसके बुक को क्लोज करते हैं। नॉर्मल प्रोसेस, नॉर्मल अमलगमेशन, मर्जर वाला, परचेज वाला अमलगमेशन। हेलो, उसमें वेंडर कंपनी का बुक्स का क्या होता है? आंसर इज रियलाइजेशन अकाउंट बना के क्लोज किया जाता है। क्या बोला फिर से? रियलाइजेशन अकाउंट बना करके बुक्स को क्लोज किया जाता है। ये जो मैं तुमको अभी बताने जा रहा हूं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में जो अमलगमेशन अकाउंटिंग का एएस है, उसमें कहीं रिकॉर्डेड नहीं है। इसलिए ये कस्टम से बनता है। कस्टम, रूल से नहीं। कस्टम हैज बिकम द रूल नाउ। सर क्या करना पड़ता है? वही 3 अकाउंट खोलने पड़ते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट सिर्फ तब खोलना पड़ता है अगर परचेजिंग कंपनी ने कैश टेक ओवर नहीं किया हो। अगर वो टेक ओवर कर लेता है तो कैश खोलना नहीं पड़ता। रियलाइजेशन अकाउंट, परचेजिंग कंपनी अकाउंट और शेयर होल्डर्स अकाउंट। हमेशा मान लीजिएगा टेक ओवर हो गया है। अगर बिजनेस टेक ओवर हुआ है तो कैश भी टेक ओवर होगा। ऑल असेट्स, ऑल लाइबिलिटीज विल बी टेकन ओवर इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। इट्स अ नॉर्मल अमलगमेशन का एजम्पशन। ये 3 अकाउंट खोलना है सर। रियलाइजेशन अकाउंट, फिर से शेयर होल्डर्स अकाउंट और ए लिमिटेड अकाउंट। सारा असेट रियलाइजेशन में डाल के क्लोज कर दो। किसका असेट है सर ये? बी लिमिटेड का। बी की बैलेंस शीट से लाके क्लोज कर देना। सारा लायबिलिटी क्लोज कर दो। कैपिटल और रिजर्व्स को यहां लाके क्लोज कर दो। देख लो कहां पे? यहां लाके। फिक्टिशियस असेट को भी यहां लाके क्लोज कर दो। कैश अकाउंट अगर खोल रहे हो, नॉट टेकन ओवर कैश है, तो कैश अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देना। ठीक है, ये पार्टनरशिप में भी किया हुआ तुम्हारा। सर फिर क्या करना है? फिर परचेज कंसिडरेशन के लिए ए लिमिटेड को डेबिट करके रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये 1600 करोड़ है। ए लिमिटेड को डेबिट किया मतलब वो हमको पैसा देगा, पीसी देगा। बी को तो मिलेगा ना ये पीसी। ए लिमिटेड को यहां डेबिट कर दो 1600 करोड़। उससे पीसी ले लो 1300 करोड़ और 300 करोड़। वो शेयर होल्डर को दे दो। अगर 2 शेयर होल्डर है तो 2 शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लो। प्रॉफिट लॉस को इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दो। ये तो पहले ही क्लोज हो गया ए लिमिटेड। प्रॉफिट लॉस को इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दो। इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को क्लोज कर दो। क्लोज हो जाएगा, चिंता मत करना। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल है 290 करोड़, पैसा हम लोग उसको 300 करोड़ दिए हैं, तो इसमें जो लॉस आया 10 करोड़ का, वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में डाल के फिर रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना। प्रेफरेंस से ये रूल याद रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज करने के बाद ही रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा। यहां गलतियां करते हैं बच्चे। मैंने तुमको मेरी क्लास में भी अलग से नहीं बताया है, अब तुमको अलग से बता रहा हूं, इसको लिख के रख लो। अलग से नहीं बताया, मैं जानता हूं ना मैं क्या बताया हूं। मैंने ये बताया है पढ़ाई में, लेकिन ऐसे नहीं बोले अलग से कि इसको रूल के रूप में याद रखो। क्या रूल?
प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट क्लोज होने के बाद ही रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज होगा। अगर आप अपना कॉपी लेके आए हैं, लाए हैं कॉपी, अमलगमेशन वाली कॉपी लाए हैं, बोलूं तो आप एक पेज पलटना चालू कीजिए अपना अमलगमेशन के चैप्टर का। फर्स्ट पेज में जाइए आप अमलगमेशन के चैप्टर में। नहीं ठीक है बेटा, मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। गए बच्चों आप? पेज पलटना चालू कीजिए। एक पेज पूरा पलटिए, सेकेंड पेज पलटिए, थर्ड पेज पलटिए, फोर्थ फिफ्थ पलटिए, सिक्स्थ सेवेंथ पलटिए, एट्थ पलटिए। रियलाइजेशन अकाउंट एक बना हुआ आएगा, देखिए सॉल्यूशन में एक रियलाइजेशन अकाउंट बना हुआ आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। नहीं वो ठीक है, आया बना हुआ। जहां तुमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है वहां चेक करो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट भी है क्या वहां ऊपर या नीचे में। अगर नहीं है तो छोड़ करके और आगे बढ़ जाइए, 3 पेज और पलटिए। पलटिए ना 3 पेज, 3 बोला तो 3। अब वहां देखिए एक लेजर है, ये बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड, बुक्स ऑफ वायु लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7 है। हाँ वही वाला है। नहीं मिला? मिला? इस सम को देखिए, मैं जो बताना चाहता था, देखिए ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट, हाथ देखिएगा मेरा, ये रहा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, ये रहा हरी लिमिटेड अकाउंट जो पीसी दे रहा है हम लोगों को, और ये रहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। देखिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया का था, पीसी में हम लोग 1,10,000 रुपया लिए थे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों के लिए पीसी हमने 1,10,000 लिया था। यहां देखिए 1,10,000 का पीसी लिए थे हरी लिमिटेड से, लिए और इसको दे दिए तो 10,000 रुपया का लॉस आया। हाथ का मूवमेंट देखते रहिए। ये जो 10,000 का लॉस है इसको रियलाइजेशन में क्लोज करने के बाद ही रियलाइजेशन को क्लोज कीजिएगा। अगर इसको पहले क्लोज नहीं करते तो रियलाइजेशन में लॉस 60,000 आता या प्रॉफिट 60,000 आता। अभी प्रॉफिट 50,000 आया। डिड यू गेट इट? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, अमलगमेशन का लास्ट टॉपिक, आखिरी टॉपिक अमलगमेशन का, रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। कई बार अमलगमेशन में 20:3 का जो एक्सचेंज रेशियो है ना, 3 for every 20, उसके लिए बोलता है इंट्रिंसिक वैल्यू को यूज करो। क्या बोलता है? इंट्रिंसिक वैल्यू को यूज करके एक्सचेंज रेशियो निकाल लो। मार्केट में दाम नहीं दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन पेपर में, बोलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लो, एक्सचेंज रेशियो निकल जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, अगर परचेजिंग कंपनी का शेयर का दाम मार्केट में 400, वेंडर का दाम 60 रुपया है, तो 3:20 निकल जाता है ना। फिर पीसी भी हो जाता है, नेटो भी, जर्नल भी, सब हो जाता है ना, हो जाता है ना। तो आज यही तो प्रॉब्लम किए हैं, बोलो क्या? हम ये दिए नहीं हैं और आपको बोले आप ही निकालो बैलेंस शीट से। इंट्रिंसिक वैल्यू माने बैलेंस शीट वैल्यू। तो सर करना क्या है? कुछ नहीं,
दो टेबल बनानी है, ए का और बी का। सारा असेट लायबिलिटी लिख लेना है, गुडविल भी अगर कुछ हो तो उसको भी लिख लेना है। नहीं समझे? तो नेटो प्लस गुडविल दोनों कंपनी का निकाल लेना है। ये जो टोटल आया ना, इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी। इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना है। जो बचा ना वो निकला इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। वो एक जन का 400 आ जाएगा, एक जन का 60 आ जाएगा। उसके बाद एक्सचेंज रेशियो आ गया, तुम सम सॉल्व कर देना। तो अगर एक्सचेंज रेशियो नहीं दिया हो और सम में वर्ड यूज किया हो कि फाइंड इट यूजिंग इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर, नो वरी। दो कॉलम बनाओ, दो टेबल, दोनों का असेट लायबिलिटी, गुडविल भी लिखना उसमें। लिखो टोटल नेट असेट आ गया, गुडविल मिला के नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, एक्सचेंज रेशियो आ जाएगा। ओके, एक लास्ट पॉइंट और बोल रहा हूं, उसके बाद कंप्लीट मान लेंगे रिवीजन को, कि कई कई क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जहां पे पीसी सीधे सीधे निकल नहीं पाता, सीधे सीधे निकल नहीं पाता। वहां पे नेटो निकालना पड़ता है, गुडविल दिया रहता है। उस सम की खास बात है कि गुडविल दिया रहेगा। नेटो और गुडविल को जोड़ के पीसी निकालना पड़ता है। और बहुत सारे सम ऐसे डिजाइन किए जाते हैं, हालांकि हम लोग चीप मानते हैं, लेकिन डिजाइन किया हुआ हम करें क्या? सम को जानबूझ के, सम में पीसी था, सम में नेटो भी था, गुडविल बैलेंसिंग फिगर आया था, सम को बदला गया आपके लिए, पीसी छुपा लिया गया, गुडविल दिखा दिया गया। नहीं समझे? क्वेश्चन को रिड्राफ्ट ही तो करना था, रिड्राफ्ट कर दिया गया। तो नेटो प्लस गुडविल से भी पीसी आ सकता है, उसमें टेंशन नहीं लेना है। एक टेबल बना लेना, मेरे बहुत सारे सम वैसे बनाए गए, अगर आपको याद हो तो। कुछ नहीं, आपको देख के पता चल जाएगा। आपको या तो एक्सचेंज रेशियो मिसिंग रहेगा या फेयर वैल्यू मिसिंग रहेगा असेट पेमेंट का। आपको देखने से ही पता चल जाएगा, ओके दिख ही नहीं रहा यार पेमेंट। तो स्ट्रेस नहीं लेने का, नेटो प्लस गुडविल करके पीसी आ जाएगा, अकॉर्डिंगली सारा काम हो जाएगा। सो रिवीजन ऑफ अमलगमेशन इज ओवर। ठीक ठाक? अनुपम फाइल चेंज करो।